बड़ी खबर देवघर से, जहां नगर थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले में एक प्राइवेट बस डिपो में खड़ी बस में आग लग गई और आगजनी में 4 बसें जलकर खाक हो गई हैं। घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई और करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बस डिपो जहां पर 4 बसें जलकर खाक हो जाती हैं। हालांकि आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं किया गया। नगर थाना पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जरूर जुट गई है। बस डिपो के मालिक का ये कहना है कि बदमाशों की ओर से इस घटना को अंजाम दिया गया। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी ने कहा कि इस घटना में 4 बसें जली हैं, लेकिन 10 बसों को बचा लिया गया। कुल मिला के कुछ लड़का सब ढुका था इस बस में, आके वही सब गांजा वगैरह सब पी रहा था। हुआ होगा 2 करोड़ से ऊपर है नुकसान। आग लगने की सूचना हम लोगों को मिली। हम तो बाजार में ही थे, तुरंत सूचना दिए कंट्रोल रूम के। हम गाड़ी वहाँ से चली आई, फिर बाजार से इसी हम दौड़ते हुए इधर एक बाइक पकड़ के यहाँ तुरंत घटनास्थल पर हम चले आए हैं। आग को नियंत्रण कर लिया गया है। 10 मिनट के अंदर पूर्ण रूप से काबू पा लिया। अभी नुकसान तो आकलन करना मुश्किल अभी है। कितनी गाड़ियों में लगी? 4 बस जली है। अच्छा जी, यहाँ पर 10-20 बस लगी हुई है, वो सभी सुरक्षित है। नए साल के मौके पर रांची पुलिस अलर्ट मोड में है, लेकिन लगातार हो रही लूट की घटनाएं पुलिस के दावों पर गंभीर सवाल उठा रही हैं। पंडरा इलाके में रक्षा राज्य मंत्री के घर के पास फायरिंग हुई और एक शख्स से 13 लाख रुपए लूट लिए गए। लूट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। राजधानी रांची में अपराधी बेखौफ हैं और नए साल के मौके पर अलर्ट दिख रही पुलिस को चुनौती देने से बाज नहीं आ रहे। पंडरा ओपी इलाका सोमवार को गोलियों से थर्रा उठा। यहां अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया और सुमित कुमार से 13 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान विरोध करने पर उसे गोली भी मार दी। बैग गाड़ी खोल के बैग निकाल रहे थे, उतने ही में आया, बंदूक सटा के मारा भी, हाथ में भी नोचा खोदी किया, बंदूक से हमारा भी। कितने लोग थे? 3 लोग। 3 लोग। कितना पैसा था? 13 लाख। 13 लाख रुपए आपसे छीना कि वो हमसे छीना? और उसे गोली क्यों मार दिया? हमको बचाने का चक्कर है। पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बेखौफ बदमाश कार के पास जाकर सुमित से 13 लाख रुपए लूटते दिख रहे हैं और विरोध करने पर उस पर जानलेवा हमला बोल दिया। सुमित एक निजी कंपनी में कैशियर के रूप में काम करता है और उसी कंपनी का पैसा जमा करने बैंक पहुंचा था। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है। कोई आदमी पैसा जमा करने जा रहा था और उससे अपराधियों ने पैसा लूटा और लूटने क्रम में जिस आदमी ने विरोध किया उस आदमी को अपराधियों ने गोली मारी है। तो जो मेरी जानकारी है वो कि वो खतरे से बाहर है, अभी वो हॉस्पिटल पहुंचा है और हम लोग कांड का अनुसंधान कर रहे हैं। शीघ्र ही अपराधी पकड़े जाएंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के घर के पास लूट की दिन दहाड़े हुई इस घटना ने खाकी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इससे पहले भी रातू रोड में कुछ दिन पहले 14 लाख की लूट हुई थी, लेकिन उसका भी अभी तक खुलासा नहीं हो सका। रातू के बाद अब पंडरा में दिन दहाड़े लूट की घटना एक गंभीर सवाल है। पुलिस की चुस्ती पर, कानून व्यवस्था के दावे पर। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। धनबाद में रेलवे की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान रेलवे की टीम ने मुगमा शिव डंगाल रेलवे जमीन पर रह रहे लोगों के घरों में बुलडोजर चला दिया। 2 दिन का नोटिस और फिर बुलडोजर की कार्रवाई से लोग नाराज दिख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर्द रात में वो जाएं तो जाएं कहां। मुगमा शिव डंगाल रेलवे जमीन पर रहने वाले परिवारों के लिए सोमवार का दिन बेहद दुखद रहा। वर्षों से अपनी छोटी सी दुनिया को संजो कर जी रहे इन लोगों के घरों पर रेलवे का बुलडोजर चला। उनकी मेहनत, उनके सपने एक पल में ही टूटकर बिखर गए। अतिक्रमण मुक्त करने के नाम पर रेलवे सुरक्षा बल और आसनसोल डीआरएम की टीम ने ये कार्रवाई की, लेकिन इस कार्रवाई ने इन गरीब परिवारों को बेघर कर दिया।
हम लोग खुद आकर के नापी करवाए, तो यहाँ तक का बात है कि 10 घर हम लोग को चाहिए। आज कल अचानक आकर के बोल रहा है कि नहीं हम लोग को पूरा बस्ती खाली कर दीजिए। तो अचानक खाली करेंगे सर, हम लोग जाएंगे कहाँ? इतना जो पब्लिक है, पब्लिक को लेके जाएंगे कहाँ? अपनी आशियाने को टूटता देख लोग दुखी और परेशान थे। उनका कहना था कि उन्हें 2 दिन पहले ही रेलवे विभाग से घर को खाली करने का नोटिस मिला था। संभलने का समय नहीं दिया गया और बुलडोजर के साथ कार्रवाई कर दी गई। लोग पूछ रहे हैं कि इस ठंड में वो जाएं तो कहां जाएं? तो अभी हम लोग को विस्थापन के लिए कुछ नहीं दिया सर, कुछ नहीं हम लोग को दिया, कोई स्थापित नहीं दिया। तो अभी कहाँ जाएंगे आप लोग? अब क्या करेंगे? तब मुँह छर के रहेंगे और क्या उपाय? अभी कमाने जाएगा, 2 रुपया कमाएगा तब यहाँ पे खाएगा। अभी अचानक से उठा के भगा देगा तो आदमी कहाँ जाएगा जी? डेली कमाने। ठंडा का दिन है, ठंडा का दिन है। आदमी को चलिए 2 साल पहले नोटिस दिया हुआ है, लेकिन उठाने से पहले बोलना चाहिए कि आप लोग सतर्क हो जाइए, अपना सामान हटा लीजिए। रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने बताया कि इस इलाके में DFC यार्ड का डेवलपमेंट होना है और पूरे क्षेत्र में लगभग 130 घरों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य मकसद फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण करना है। पहले DFCC के दौरान जिस लाइन का प्लान हुआ था, उस लाइन को बैठाने का काम तेजी से किया गया। उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर दिए गए हैं और कंस्ट्रक्शन विंग इसको देख रही है और इसको त्वरित गति से करना है। इससे पहले इन सभी लोगों को यहाँ पर नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी करके 2 बार नोटिस करके सबको खाली करने के लिए बोला गया था। सभी लोगों ने मोस्टली अपना खाली कर लिया है। कुछ और 2-4 घर बचे हैं, वो लोग अपना खाली कर रहे हैं और सभी को जो है आज यहाँ पर डिसमेंटल कर दिया। ये अभियान रेलवे के लिए तो जरूरी है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये एक बड़े संकट का कारण बन गया है। इस ठिठुरती ठंड में लोग अब कहां जाएंगे? न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के चंडीपुर गांव में ठंड लगने से महिला की मौत की खबर आ रही है और परिवार का ये दावा है कि ठंड के कारण उनकी जान गई। उन्होंने इसकी सूचना अधिकारियों को दी है। मृतक का पति दिव्यांग है और पुनिया देवी ही परिवार का भरण पोषण करने वाली एकमात्र महिला थी। गांव के लोग बताते हैं कि ये परिवार अत्यंत गरीब है और सरकारी आवास का लाभ तक इन्हें नहीं मिला है। अधिकारियों ने आर्थिक मदद दी और आश्रित को जल्द अंबेडकर आवास देने का आश्वासन दिया गया। एक अत्यंत गरीब परिवार की महिला ठंड से ठिठुरने से जो है उनकी मौत हो जाती है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही इसी महिला का घर है। इनको आज तक सरकार की तरफ से पक्का मकान तक जो है उपलब्ध नहीं कराया गया। बताया जाता है कि इस गांव की सबसे अत्यंत गरीब परिवार की महिला थी। पति भी विकलांग है और एकमात्र जो है परिवार चलाने के लिए कामकाज करती थी वो महिला। लेकिन आज उस परिवार का जो एक सहारा थी महिला, वो भी आज कारण मृत्यु हुई। आपकी पत्नी पूरा ठंड में मर गया, ठंड लगे थे। ठंड लगने से? हाँ, ठंड। अच्छा, अब तक जो है प्रशासन के तरफ से कोई व्यवस्था उपलब्ध कराया गया था? कुछ नहीं मिला है सर। कुछ नहीं मिला है? नहीं। तो महिला थी संजय के, जो घर में रहती थी, अचानक तबीयत खराब है, बीमार ऐसे मर गई। उसका सहायता के लिए जो है उसके पति, हाँ उसके पति की सहायता के लिए 2 कंबल दिया गया फौरी तौर पर, 2 तिरपाल दिया गया, अनाज दिया गया, 1000 रुपया नगद राशि भी दिए, समझे कि नहीं। और बाकी जो सरकारी प्रावधान होगा उसका सहायता पर किया जाएगा। अभी मुझे मुखिया जी के माध्यम से मालूम हुआ ऐसे ऐसे घटना घटी है, हृदय विदारक घटना है ये। और आश्चर्य तो यह है कि सरकार अबू आवास के नाम पर इस प्रकार का ढिढोरा पीट रही है और आज भी पन्नी टांग करके वो जीवन यापन कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। हमने अंचलाधिकारी को कहा है कि उस परिवार को तत्काल व्यक्तिगत रूप से हमने उस परिवार को 5000 रुपया का सहयोग किया है। सरकारी क्या कुछ लाभ मिला है अभी तक? अभी तक में तो कोई चीज़ मिला नहीं हम लोग का। कुछ नहीं मिला है? नहीं, कोई चीज़ नहीं मिलता है। राशन कार्ड है तो सास का नाम का है। अच्छा। उसी में हिस्सा कर करके 3 भाई लेता है। और उज्ज्वला योजना वगैरह सब का लाभ मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं मिलता है? नहीं। अच्छा, आवास वगैरह? नहीं, आवास का बात तो बोले मत कीजिए, पैसा मांगता है हर एक चीज़ में।
कि पैसा मांग रहा है। दीजिएगा तो हम कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिलहाल सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जो है उनको अब अंबेडकर आवास दिया जाएगा, लेकिन अब देखना होगा कि इस परिवार को जो है अंबेडकर आवास का लाभ कब तक मिल पाता है। पवन राय, न्यूज़ 18, साहिबगंज। और ऐसे में न्यूज़ 18 कई गंभीर सवाल उठा रहा है। पुनिया देवी तक क्यों आखिर प्रशासन नहीं पहुंचा था? परिवार को योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा था अभी तक? दिव्यांग पति और बच्चों को अब कौन देखेगा? झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 की अंतिम तिमाही चुनौती बन गई है। जी हां, साल 2024 में पहले लोकसभा और उसके बाद विधानसभा के चुनाव ने बजट राशि के खर्च की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है और यही वजह है कि जहां कुछ विभाग ने बजट की 80% राशि खर्च कर दी, तो वहीं कई विभाग ऐसे हैं जहां पर 20% तक ही ये खर्च पहुंच पाए। इधर बजट राशि को खर्च करने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव में गठबंधन को मिली प्रचंड बहुमत के बाद अब बारी काम की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट राशि के आंकड़े मौजूदा राज्य सरकार की परेशानी बढ़ाने वाले हैं। चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में राज्य सरकार को तेजी से बजट राशि खर्च करने पर जोर लगाना होगा। जहां कुछ विभाग के आंकड़े बेहतर हैं, वहीं कई विभाग फिसड्डी साबित हो रहे हैं। बजट राशि के खर्च आंकड़ों पर नजर दौड़ाइए तो झारखंड में राज्य प्रायोजित योजना का बजट करीब 54,124 करोड़ रुपए था, जबकि अभी तक खर्च करीब 29,000 करोड़ ही हो पाया है। ऊर्जा विभाग का बजट 9,560 करोड़ था और खर्च 6,994 करोड़ हो सका है। स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो बजट 2,370 करोड़ था और खर्च 866 करोड़ ही हो सका। खाद्य आपूर्ति विभाग का बजट 2,203 करोड़ था और खर्च केवल 378 करोड़ ही हो सका। कृषि विभाग का बजट 2,207 करोड़ रहा, जबकि खर्च 523 करोड़ ही हो सका। आईटी विभाग को 300 करोड़ आवंटित किए गए, जबकि खर्च 9 करोड़ 40 लाख रुपए है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की बात करें तो बजट 766 करोड़ रुपए था, लेकिन खर्च 130 करोड़ ही हुए। बजट की राशि खर्च करने के मामले में पिछड़ रही राज्य सरकार को बीजेपी घेरने में जुट गई है। बीजेपी के अनुसार सीएम हेमंत सोरेन और उनकी सरकार इस ओर गंभीरता नहीं दिखा रही। वहीं कांग्रेस का मानना है कि चुनाव ने जरूर खर्च की रफ्तार को धीमा किया, पर मार्च के अंत तक 100% राशि खर्च कर पाने में सरकार सफल साबित होगी। सरकार के पास पैसा है और आदमी परेशान है, जनता परेशान है, तो कम से कम जो बजटीय प्रावधान आपने किया है उसको आप खर्च करें। पदाधिकारियों को त्वरित निर्देश देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी तक वैसा कोई कड़ा निर्देश नहीं आया है जिसके चलते तुरंत योजनाएं सब चालू हो जाएं। हमें लगता है कि 3 माह का भी जो वक्त है ये बहुत बड़ा वक्त होता है और 3 माह के अंदर तमाम चीजें पूरी खाका के साथ रोड पे आपको देखने को मिलेगा, राज्य की जनता को देखने को मिलेगा। ये सच है कि चुनाव की वजह से बजट राशि के खर्च पर असर पड़ा है, पर यह भी सच है कि वर्तमान सरकार को मार्च के अंत तक बेहतर रिजल्ट देना होगा। बजट राशि को खर्च करने में राज्य सरकार जितने पीछे रहेगी, सरकार के खिलाफ उतने ही सवाल सदन से सड़क तक सुनाई देंगे। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड सरकार अब 1 एकड़ से कम क्षेत्र वाले निजी तालाबों का भी जीर्णोद्धार करेगी। जी हां, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को अगले वित्तीय वर्ष में इसके लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है और तालाबों के जीर्णोद्धार में अब एक तरफ सीढ़ी का निर्माण किया जाएगा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अधिकारियों से कार्य संस्कृति को सुधारने और अगले वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारी में जुटने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने जैविक खेती और हाईटेक नर्सरी से रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया।
वित्तीय वर्ष, नया वित्तीय वर्ष बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग चाहेंगे कुछ नई योजनाओं को भी प्रस्तावित किया जाए, जिसके लिए एक थोड़ा स्टडी करने की आवश्यकता है कि क्या क्या चीज़ अभी हम लोग कर रहे हैं, उन चीज़ों में कैसे सुधार लाई जा सकती है, और अगर कुछ ऐसी चीज़ हैं जिसे किसानों की आवश्यकता है मगर उसको अभी तक हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो उसको कैसे जोड़ा जाए, उन तमाम चीज़ों में ही। देखिए, तालाब में क्या है कि अभी हमारा जो प्रपोजल है उसमें मिनिमम 1 एकड़ और मैक्सिमम 5 एकड़ तक बहुत छोटे छोटे मार्जिनलाइज्ड किसान भी हैं जो छोटे ज़मीन पे खेती बाड़ी, कुछ अपना पॉन्ड्स वॉन्ड्स करके, तालाब वलाब करके मछली पालन करना चाहते हैं। तो मैंने इनको निर्देशित किया है कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए 2 कंपोनेंट हम तालाब में लाएंगे। एक जो मिनिमम का सीलिंग है उसको घटा दिया जाएगा। और बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है। पंडरा ओपी इलाके में लूट और फायरिंग के मामले से जुड़ी हुई इस मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। घटना स्थल के पास से गश्ती में तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, सभी को निलंबित किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त इस मामले को लेकर जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जो जांच करती नजर आएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, काफी फजीहत हो रही थी कि यहाँ इस पौष इलाके में, व्यस्ततम इलाके में, राजधानी रांची में हाल के दिनों में 2 बड़ी लूट की घटना को होने के बाद पुलिस आखिर कर क्या रही है? क्या ये माने कि इस एसआईटी के गठन के साथ गंभीरता दिखाने का प्रयास है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरह से दिन दहाड़े इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर सवाल या निशान जरूर उठने लगे थे, जिस तरह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। वहीं इसके साथ ही फायरिंग कर जो व्यवसायी हैं, उनके कर्मी हैं, उनको भी घायल कर दिया गया। तो पूरे मामले की जांच और इस पूरे मामले के उद्भेदन को लेकर एसआईटी टीम का गठन किया गया है, ताकि जो भी अपराधी इस पूरी वारदात में शामिल है उनकी गिरफ्तारी संभव हो सके। वहीं दूसरी तरफ जो अगर बात की जाए तो जो गश्ती दल है, जिसके ऊपर पूरे इलाके में अगर कहा जाए तो अपराध को नियंत्रण करने की जिम्मेवारी रहती है, वो कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही नजर आई, जिस वजह से उन पर भी कार्रवाई करते हुए उन्हें फिलहाल जो कहा जाए तो निलंबित किया गया। वहीं पूरे मामले की अब जांच जो है वो तेज की गई है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों के गिरफ्तार तक पहुंच पाती है और उनकी गिरफ्तारी कब तक संभव हो पाती है। लेकिन जिस तरह से ये पूरी वारदात हुई है, को अंजाम दिया गया, वो कहीं ना कहीं अपराधियों के बड़े मनोबल की ओर भी इशारा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्य और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की और मुलाकात के बाद राजेश ठाकुर ने राज्य में सीईओ और बीडीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन की ओर इशारा किया। राजेश ठाकुर ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार पर वार किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन इसे लेकर काफी संजीदा हैं और राज्य सरकार योजनाबद्ध तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। संजीदा हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही ज्यादा इस पर संजीदा हैं कि जो सीओ कार्यालय, बीडीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार है, जो अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को कुछ लाभ जहां से मिलता है, वहां से भ्रष्टाचार जरूर खत्म होना चाहिए। आप देखेंगे कि आने वाले समय में पूरे योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई भी की जाएगी और अंतिम व्यक्ति को लाभ भी पहुंचाएगा। झरिया से बीजेपी विधायक रागिनी सिंह ने झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात के दौरान बीजेपी विधायक ने झरिया के कोयला व्यापारियों और कोयला मजदूरों का मुद्दा उठाया। रागिनी सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन को यह कहा कि पिछले 10 दिनों से झरिया के कोयला मजदूर काम नहीं मिलने की वजह से भूखमरी के कगार पर पहुंच गए। बीजेपी विधायक ने सीएम हेमंत सोरेन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की भी मांग की। हमारे क्षेत्र में 500 मजदूर भूखमरी के कगार पे हैं, जिसको लेकर बहुत गंभीरता से उनसे हमारी बातें हुई और वो भी बहुत गंभीरता से लिए भी, अवगत कराए। कुछ वहाँ के ये वो कहे तो प्रशासन द्वारा लापरवाही की जा रही है, तो जिसको लेकर उनको औपचारिक हम सब मुलाकातें किए और बहुत हर एक विषय पर हम लोग चर्चा की और बातें की।
लातेहार पुलिस को माओवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। मनिका पुलिस ने एसपी कुमार गौरव को मिले इनपुट पर छापेमारी कर माओवादी सदस्य चंद्रदेव सिंह को गिरफ्तार किया। उसके निशानदेही पर 2 AK-47 राइफल, 91 राउंड जिंदा कारतूस और अन्य सामग्री बरामद की गई। एसपी ने कहा कि गिरफ्तार माओवादी भाकपा माओवादी के 15 लाख के इनामी एरिया कमांडर छोटू खरवार की हत्या में शामिल था। उग्रवादी टूडू चौकिया गांव में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए रेकी कर रहा था। टीम को गठित किया गया और पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बल के द्वारा वहां पर छापामारी की गई और अभियान चलाकर छापामारी की गई। इसमें से कि एक उग्रवादी इसमें गिरफ्तार हुआ है, चंद्रदेव सिंह पिता लखन सिंह, ग्राम कोई, थाना मनिका का, और अन्य वहां पर से लोग फरार हो गए। इस गिरफ्तार उग्रवादी से पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि उसके और अन्य सहयोगी के द्वारा क्षेत्र में ऐसी घटनाएं की जा रही थी। लोहरदगा में नए साल के आगमन को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। पेशरार के लावा पानी जलप्रपात लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और पहाड़ों के बीच से निकलता ये झरना यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य और खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। नए साल को लेकर जलप्रपात के इलाके में पुलिस बल की तैनाती की जा रही है ताकि पर्यटकों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। एसपी ने लोगों से हालांकि सावधानी बरतने की अपील की। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।